नमस्कार मित्रों। यदि आप जीवन बीमा के एजेंसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। इस वीडियो में मैं आपके पाठ्यक्रम, आपके विषय वस्तु IC 38 के फिफ्थ चैप्टर, जिसमें कि जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत के बारे में बताया गया है, उस चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ। ये इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम पॉलिसी करते हैं, चाहे वो जीवन बीमा की पॉलिसी हो या गैर जीवन बीमा की पॉलिसी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी समझौता जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, अगर उस समझौता को कानूनी रूप दे दिया जाए, उसे एक लीगल फॉर्म अगर दिया जाए, तो वो समझौता कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला वो समझौता है जिसमें जो कानूनी रूप से दोनों पार्टी के ऊपर बाध्य हो, या जितने भी पार्टी हैं सबके ऊपर बाध्य हो। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जीवन बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी दो पार्टी हैं। एक आपका पॉलिसी होल्डर, ग्राहक, जिसे हम इंश्योर्ड कहते हैं, बीमित, और एक बीमा कंपनी, इंश्योरर। तो ये जो जीवन बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योर्ड और इंश्योरर, इन दोनों के बीच होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है, एक संविदा है, जो इंश्योरर यानी पॉलिसी होल्डर, यानी कि बीमा कंपनी, इंश्योरर बीमा कंपनी, और इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर, इन दोनों के बीच होने वाली एक संविदा है। इंश्योर्ड और इंश्योरर, पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी, इन दोनों के बीच होने वाली एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है। तो हमें ये अब जानना है कि किसी भी समझौता को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किन नियमों का होना, किन चीज़ों, किन एलिमेंट्स का होना, किन घटकों का होना उसमें, उस समझौता में आवश्यक है, तभी वो समझौता एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले सकता है। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई दो व्यक्ति के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा समझौता हुआ है कि वो रिश्वत देगा और उसके बदले में वो कोई दूसरा काम करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता है। इस बात को कानूनी रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाया जा सकता है। उसी प्रकार जुआ, गैम्बलिंग, इसमें भी दो पार्टी हैं, दो या दो से अधिक पार्टी हैं, लेकिन इसे भी हम कानूनी रूप नहीं दे सकते हैं। तो अब हमें समझना यह है कि किस तरह के समझौता को हम कानूनी रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे सकते हैं। ये हमारे देश में किसी भी समझौता को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लाने के लिए, कानूनी रूप में लाने के लिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इस बात को सबसे पहले हमें समझना है। इसके लिए एक एक्रोनिम हम यूज करते हैं जिससे हमें याद रखने में, समझने में थोड़ी आसानी हो। आप देख रहे हैं ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो इंश्योरेंस है, जीवन बीमा की जो पॉलिसी है, वो क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एक कोई भी समझौता कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसके लिए जो एक्रोनिम हम यूज करेंगे याद रखने के लिए, वो कोल, COAL। कोल इसके माध्यम से आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। सी जो है आपको कॉम्पिटेंट पार्टी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो या दो से अधिक कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी मतलब उनका उम्र
18 ईयर से हमारे कंट्री में माइनर 18 से कम वाले माइनर होते हैं और माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, तो उनका उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी में ये भी आ गया कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो किसी भी ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ना हो उस समय वो। और तो ये दो कॉम्पिटेंट पार्टी, दो या दो से अधिक कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। सी फॉर, उसके बाद ओ, एक उनमें से एक पार्टी ऑफर करेगा और दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा। अगर हम कॉम्पिटेंट पार्टी की बात करें, ये सी की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि हमारे इंश्योरेंस में दो कॉम्पिटेंट पार्टी हैं, एक इंश्योर्ड पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर, और दूसरा इंश्योरर यानी बीमा कर्ता, बीमा कंपनी। तो यहां पर दो पार्टी हैं और दोनों ही पार्टी का बालिग होना जरूरी है। दोनों ही पार्टी में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हस्ताक्षर करते समय किसी ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए उनका कोई। और दूसरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दो पार्टी में से एक पार्टी ऑफर करेगा और दूसरा पक्ष उसे एक्सेप्ट करेगा। तो हमें ये देखना है कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें कौन सा पक्ष ऑफर कर रहा है और कौन सा पक्ष उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, हमें आमतौर पर ऐसा लगता है बीमा करता यानी इंश्योरर जो होते हैं, इंश्योरर के जो रिप्रेजेंटेटिव एजेंट हैं वो ऑफर कर रहे हैं और कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर रहा है उनके ऑफर को, पर होता ठीक उल्टा है। ऑफर कस्टमर करेगा इंश्योरर को। इंश्योर्ड, ये जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो क्लाइंट हैं, वो इंश्योरर को, बीमा कर्ता को के सामने प्रपोजल रखेंगे। वो ऑफर करेंगे कि हमें एक पॉलिसी चाहिए। इस ऑफर को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना या पोस्टपोन करना या फिर जो भी उस प्रपोजल का एक्सेप्ट या डिनाई करना, ये इंश्योरर यानी बीमा कर्ता, बीमा कंपनी के ऊपर है। तो हमने देखा कोल, सी फॉर कॉम्पिटेंट पार्टीज, दो कॉम्पिटेंट पार्टी हैं। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें दो कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं और एक पार्टी ऑफर कर रहा है, दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ऑफर कौन कर रहा है? तो कस्टमर ऑफर कर रहा है, जो कि पोटेंशियल क्लाइंट हैं, जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो ऑफर कर रहा है वो, और इंश्योरर, बीमा कर्ता, बीमा कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये कॉम्पिटेंट पार्टीज भी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी है। अब ये चौथा जो हमारा एल है, दिस स्टैंड्स फॉर लीगल पर्पस। इंश्योरेंस का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी समझौता का, कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेने के लिए ये जरूरी है कि उसका पर्पस लीगल होना चाहिए, नहीं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते। जैसे आपने देखा, मैंने पहले भी गैम्बलिंग का एग्जांपल लिया। गैम्बलिंग में दो और दो से अधिक पार्टी, एक पार्टी ऑफर कर रहा है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो मिसिंग है वो लीगल पर्पस। जुआ जो है हमारे देश में लीगल नहीं है, तो ये लीगल पर्पस मिसिंग कर रहा है, इसलिए गैम्बलिंग को हम इसका रूप नहीं दे सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक समझौता है, कोई भी पार्टी पीछे हट सकता है, कानूनी रूप से लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि लीगली बाइंडिंग होने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेना जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट के ये सारे एलिमेंट्स हैं। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, मतलब दो जो पार्टी हैं वो मेजर हों, और एक पार्टी ऑफर करेगा, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा। कस्टमर ऑफर कर रहा है और इंश्योरर जो है, बीमा कंपनी, बीमा कर्ता, उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो उनके ऊपर निर्भर है। जबकि प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे बीमा कर्ता ऑफर कर रहे हैं, इंश्योरर ऑफर कर रहे हैं, इंश्योर्ड ग्राहक उसको एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, ग्राहक ऑफर करेगा। बीमा कंपनी, बीमा कर्ता अगर ये पाता है कि नहीं, आपका उम्र बहुत अधिक है, आपको किसी तरह की बीमारी है, आपका इंश्योरेंस, आपके ऊपर जोखिम अधिक है, आपका इंश्योरेंस नहीं हो सकता है, तो उस
प्रस्ताव को, उस प्रपोजल को वो रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए ऑफर कस्टमर कर रहा है और एक्सेप्ट करना वो बीमा करता यानी इंश्योरर का काम है। अगर वो इंश्योरर उसके प्रपोजल को, कस्टमर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये इंश्योर्ड हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। इसके बाद इस कोल में एक सी हमें शुरू में और ऐड कर देना, याद रखने के लिए कोल, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन भी होना चाहिए। मतलब दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट हैं, बालिग हैं, नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं है पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते समय। एक पार्टी ऑफर कर रहा है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है, लीगल पर्पस है। इंश्योरेंस जो है लीगल है क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कंसीडरेशन एक, जो इसमें एक और सी हम शुरू में ऐड करते हैं कोल में, कंसीडरेशन मतलब दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ कंसीडरेशन देंगे। तो अब ग्राहक जो है वो क्या कंसीडरेशन देता है, वो प्रीमियम देता है, दैट इज कंसीडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के तरफ से वो जो प्रीमियम है वो कंसीडरेशन है, वो प्रतिफल है। और जो बीमा कंपनी है, इंश्योरर है, बीमा करता के तरफ से, इंश्योरर के तरफ से, बीमा कंपनी के तरफ से कंसीडरेशन क्या है? उनका कंसीडरेशन है कि वो एक प्रॉमिस करते हैं कि ये घटना होने से वो इंश्योर्ड को एक निश्चित राशि देंगे। तो ये जो उनका प्रॉमिस है, ये इंश्योरर का, बीमा करता का एक कंसीडरेशन है, उनका प्रतिफल है। और इंश्योर्ड की तरफ से प्रीमियम जो वो पे कर रहे हैं, दैट इज, वो उनका प्रतिफल है, वो उनका कंसीडरेशन है। तो हमने देखा कॉम्पिटेंट पार्टी, ऑफर, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट है, एक पार्टी ऑफर कर रहा है, कस्टमर ऑफर कर रहा है, इंश्योरर जो है बीमा करता उसे एक्सेप्ट कर रहा है, पर्पस लीगल होना चाहिए, पर्पस। इसीलिए अगर हम किसी को रिश्वत देते हैं तो रिश्वत जो है ये एक वैलिड, ये एक लीगल कंसीडरेशन नहीं है। इसीलिए ये एक रिश्वत दे करके अगर कोई समझौता हो रहा है तो वो कानूनी रूप नहीं ले सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें जो कंसीडरेशन है, जो प्रतिफल है रिश्वत, वो लीगल नहीं है। अब ये सारा हम देखें, एक सी हम इसमें और कोल में एक सी हम और ऐड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कंसेंसस, मतैक्य। मतलब दोनों ही पार्टी के बीच एक मत होना चाहिए। अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक रूल है कोल से पूरा हो गया, कोल विद 3C, क्योंकि कंसेंसस का ये मतलब हुआ कि दोनों ही पार्टी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मटेरियल है, दोनों ही पार्टी उसको सही तरीके से समझा है और जो मतलब जैसे इंश्योरेंस हो, आपकी पॉलिसी हो रही है, तो इंश्योरर जो है, बीमा कर्ता ने जो आपको कंडीशंस दिए हैं, वो कंडीशंस आपने उसी प्रकार समझा हुआ है जैसे बीमा कर्ता आपके सामने रखी है, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। दोनों ही पार्टी में मतैक्य, एक तरीके से सही ढंग से जो भी कंडीशंस हैं, जो भी उसके शर्त हैं, उसको एक तरीके से दोनों ने समझा हुआ है, ये मतैक्य होना चाहिए। तो हम अब देखते हैं, ये कोल से हमारा, ये इस एक्रोनिम के मदद से हम ये आसानी से याद रख सकते हैं कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले दो या दो से अधिक कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। तो हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एक इंश्योर्ड और दूसरा इंश्योरर, दो कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं। और दोनों कॉम्पिटेंट, कोई माइनर है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में हस्ताक्षर, वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता है। अगर कोई माइनर है तो उसके फादर प्रपोजर बनते हैं और वो हस्ताक्षर करते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है। और एक पार्टी ऑफर करेगा, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा। आपने देखा कस्टमर ऑफर कर रहा है और बीमा करता यानी इंश्योरर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और लीगल पर्पस लीगल होना चाहिए। कोई जुआ है, रिश्वत है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता है, क्योंकि
उसका पर्पस लीगल नहीं है। और इंश्योरेंस जो है वो जीवन बीमा है, वो हमारे समाज के लिए के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका पर्पस लीगल है। और कंसिडरेशन होना चाहिए, दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ प्रतिफल एक दूसरे को देगा। तो ये इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर जो है वो प्रीमियम जो पे करता है, दैट इज़ हिज कंसिडरेशन, वो उसका प्रतिफल है। और बीमा करता यानी इंश्योरर आप जो प्रॉमिस करती है कि हम आप उस घटना, इस पेरिल, इस आपदा के घटित होने से हम आपको जो पेमेंट करेंगे बेनिफिशियरी को या नॉमिनी को, वो एक प्रतिफल है उनके तरफ से। तो हम देख रहे हैं दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ प्रतिफल दे रही है और इसका पर्पस लीगल है। और कंसिडरेशन तो हमने देख ही लिया, साथ में कंसेंसस है। हमें ठीक से जो भी उसमें शर्त हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उसे हमें उसी रूप में समझना है जिस रूप में हमारे सामने बीमाकर्ता के द्वारा, इंश्योरर के द्वारा रखा गया है, उसी रूप में हमें समझना है। मतैक्य होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने से कोई भी समझौता को आप कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, हमारा जो बीमा का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं बीमा एक अमूर्त है, इसका कोई ठोस आकार या रूप नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा भिन्न है। ये तो कॉमन फैक्टर्स हो गए, कॉमन एलिमेंट्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट के। इन चीज़ों के बिना किसी भी समझौता को हम कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते हैं, हम अपने कंट्री के रूल के, लॉ के हिसाब से। लेकिन अब हमें ये समझना है कि हमारा जो ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस है वो अमूर्त है, इसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये कोई ठोस चीज़ नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा भिन्न हो जाता है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे एक टर्म जो कैविएट एम्प्टर, मतलब क्रेता सावधान। आमतौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी गुड्स या सर्विसेज हम परचेज करते हैं तो उसमें जो आमतौर पे एक सिद्धांत उसमें काम करता है, दैट इज क्रेता सावधान, बायर बीवेयर। हाँ, इसे कैविएट एम्प्टर कहते हैं। मतलब भाई आप खरीद रहे हैं सामान, आप सावधानी से खरीदिए, देख लीजिए पहले उसको अच्छे से, आप सेटिस्फाइड हैं तब आप खरीदिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन ये कैविएट एम्प्टर जो है ये हुआ क्रेता सावधान। कैविएट एम्प्टर, क्रेता सावधान, बायर बीवेयर। कैविएट एम्प्टर, बायर बीवेयर, क्रेता सावधान। लेकिन ये क्रेता सावधान, कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत हमारे इंश्योरेंस में लागू नहीं होता है। इसके कारण ये हैं कि किसी भी कस्टमर के लिए आमतौर पर इंश्योरेंस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसके प्रोडक्ट, इसके इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में माइन्यूटली किसी सारी जानकारी रखना एक आम आदमी के लिए, जो उस फील्ड में नहीं है, जो उनके लिए थोड़ा कठिन है, आम आदमी को के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत यहाँ पे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में लागू नहीं हो रहा है। और इससे भी जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कभी हम दूसरा कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सेवा खरीदते हैं तो बायर बीवेयर, क्रेता सावधान, खरीदने वाले को सावधानी रखनी होती है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो विक्रेता हैं, बेचने वाले जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, बीमा कंपनी, इंश्योरर जो है, उन्हें अधिक डर है कि हमारा कस्टमर हमें धोखा दे सकता है। क्योंकि अगर वो 1 प्रीमियम दिया, 2 प्रीमियम दिया, 3 प्रीमियम दिया, उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को एक बहुत बड़ा रकम उनके नॉमिनी को देना पड़ता है। इसलिए यहां पर क्रेता सावधान का सिद्धांत इसलिए भी लागू नहीं होता है क्योंकि विक्रेता को अधिक डर है। दोनों ही पार्टी को एक दूसरे पे भरोसा
करना होता है। इसमें दोनों ही पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। जबकि और दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्ट में या दूसरा जो खरीद बिक्री हम करते हैं उसमें इस तरह की बात नहीं है। यहाँ पर इसलिए कैविएट एम्पटर का सिद्धांत यहाँ पर बायर बीवेयर क्रेता सावधान का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। तो कौन सा सिद्धांत यहाँ लागू होता है? तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये अटमोस्ट गुड फेथ यानी परम सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट परम, ये कैविएट एम्पटर नहीं, ये क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ। किस पर आधारित है? अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित है। ये अटमोस्ट गुड फेथ या आप कह सकते हैं परम सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित है। अब हमें समझना है कि परम सद्भाव क्या है। इसका दूसरा यूग्रीमा फाइट्स भी कहते हैं इसे, यूग्रीमा फाइट्स। परम सद्भाव को हमें समझना है। परम सद्भाव होता क्या है? क्योंकि हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक यूनिक फीचर है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जीवन बीमा का कॉन्ट्रैक्ट जो है, जीवन बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यूग्रीमा फाइट्स या अटमोस्ट गुड फेथ या हिंदी में हम कहते हैं परम सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये परम सद्भाव का ये मतलब हुआ कि दोनों ही पार्टी को सारे तथ्यों को, जितने भी मूलभूत आधारभूत तथ्य हैं, उन्हें सही सही रखना है एक दूसरे के सामने। और उसमें दोनों ही पार्टी, जो भी तथ्य उनके सामने रखा गया है दूसरे पार्टी के द्वारा, उन्हीं तथ्यों के आधार पर यह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर वो तथ्य सही नहीं है, दोनों में से किसी एक पार्टी ने उन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया है, धोखाधड़ी किया है, उन्हें छिपाया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब शून्यकरण हो जाएगा, निष्क्रिय और शून्य हो जाएगा यदि दोनों में से किसी एक पार्टी ने परम सद्भाव का उल्लंघन किया है। क्योंकि ये परम सद्भाव का सिद्धांत, अटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत, परम सद्भाव का सिद्धांत दोनों ही पार्टी पर लागू होता है। तो दोनों में से किसी एक पक्ष ने यदि तथ्यों के साथ जो आवश्यक सारभूत तथ्य थे, जो तथ्य बीमा के कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित करने वाले हैं, उन तथ्यों को अगर छिपाया है या उनके साथ धोखाधड़ी किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट शून्यकरण। क्योंकि अगर मान लीजिए इंश्योरर ने क्लाइंट को सही बात अपनी कंपनी के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, अगर वो सही बात बताए होते तो शायद वो क्लाइंट उस कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर ही ना करता। तो बाद में अगर ऐसा खुलासा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्यकरण हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, निष्क्रिय और शून्य हो जाएगा, क्योंकि परम सद्भाव का उल्लंघन किया गया है। उसी प्रकार यदि कस्टमर जो इंश्योर्ड हैं वो अगर परम सद्भाव का उल्लंघन करते हैं, यानी किसी तथ्य को छिपाते हैं, अगर उनको कोई बड़ी बीमारी है और वो बीमा कंपनी को नहीं बताते हैं और उनका डेथ होता है और उस समय पता चलता है बीमा कंपनी को, तो उन्होंने सारभूत तथ्य को छिपाया, ऐसे तथ्य को छिपाया जो आपके बीमा के का जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑफर किया था, आपका एक्सेप्ट ही नहीं होता वहाँ पॉलिसी, आपका प्रपोजल जो है, आपका प्रस्ताव वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं होता अगर आपने सही तथ्य को, वहाँ सारभूत तथ्य को सही तरीके से प्रकट किया होता है। ऐसी स्थिति में आपका तो ये शून्य हो जाएगा, आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा ये पॉलिसी। इसलिए परम सद्भाव का सिद्धांत दोनों ही पक्षों पर लागू है, दोनों ही पार्टी को परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन करना है। लेकिन व्यवहारिक सेंस में जो क्लाइंट है, जो इंश्योर्ड हैं, उन्हें परम सद्भाव पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत बयानी किया, उन्होंने अपने प्रस्ताव पत्र में जो उनको अपनी जानकारी देनी थी, ऐसी जानकारी जो बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित करे, उसे सारभूत तथ्य कहते हैं। सारभूत तथ्य मतलब ऐसे तथ्य
जिसके जो बीमाकर्ता जो एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके प्रस्ताव को, आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले जो तथ्य हैं वो सारभूत तथ्य हैं। अगर ग्राहक ने, कस्टमर ने पॉलिसी लेते समय, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उन सारभूत तथ्यों को छिपाया है या उन्हें प्रकट नहीं किया है या फिर कोई धोखाधड़ी किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका नल एंड वॉइड होता है। इसीलिए खास करके ये ऐसे तो ये परम सद्भाव का सिद्धांत दोनों ही पक्षों पर लागू है, लेकिन कस्टमर को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर उनको आगे दावा मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए निश्चित रूप से कस्टमर को परम सद्भाव का पालन करना चाहिए। सारे तथ्यों को, ऐसे तथ्य जो आपके जोखिम से संबंधित हैं, जो बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैं ये बात बताऊं उन्हें तो हो सकता है वो मुझे पॉलिसी ना दें या फिर अधिक प्रीमियम ले, तो ऐसी सारी जानकारी हमें उनके सामने रखना है। जो भी डिसीजन होगा दैट शुड बी एक्सेप्टेड, वो क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसे सारे तथ्य हमें परम सद्भाव के साथ साथ कस्टमर के, बीमाकर्ता के सामने, इंश्योरर के सामने रखना है। और इंश्योरर को भी अपने जो भी कंडीशंस है उसके पॉलिसी के, वो सारा चीज़ सही परम सद्भाव के साथ अपने कस्टमर के सामने रखना चाहिए। अब कस्टमर के परम सद्भाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमें समझना है वो है रिप्रेजेंटेशन। एक शब्द जो हमें जानना चाहिए, प्रकटन, रिप्रेजेंटेशन। कस्टमर जो भी इंफॉर्मेशन अपने प्रस्ताव पत्र में देता है, मुख्य रूप से प्रस्ताव पत्र के आधार पर जो भी क्लाइंट ने, इंश्योर्ड ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है प्रस्ताव पत्र में, उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे बीमाकर्ता के जो अधिकारी हैं वो उस पर निर्णय लेते हैं, डिसीजन देते हैं। इसीलिए प्रस्ताव पत्र पर जो आपने डिसीजन, जो भी आपने तथ्य, सारभूत तथ्य को प्रकट किया है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, प्रकटन। तो ये आपको सही प्रकट करना है वहां पर। यदि आप, तो हमें सबसे पहले ये जानना है रिप्रेजेंटेशन हुआ जो भी तथ्य जो इंश्योर्ड है वो प्रस्ताव पत्र में रखते हैं, दैट इज प्रकटन। चाहे आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, यदि आपको लगता है कि ये बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकता है तो आपको वो बताना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए, प्रकटन, कि आपको सारभूत तथ्यों को उनके सामने प्रस्ताव पत्र में रखना है, उनके सामने रखना है। अब ये सारभूत तथ्य क्या है ये भी आप जानते हैं। सारभूत तथ्य ऐसे तथ्य जिसे मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं, ऐसे फैक्ट्स, सारभूत तथ्य ऐसे मटेरियल फैक्ट्स जिन्हें, जो बीमाकर्ता के निर्णय को, बीमाकर्ता के डिसीजन को, इंश्योरर के डिसीजन को प्रभावित कर पाए, ऐसे फैक्ट्स को मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं या सारभूत तथ्य कहते हैं। तो सारभूत तथ्य को आपको प्रकट करना है, चाहे आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, बीइंग ए क्लाइंट, बीइंग ए कस्टमर, बीइंग एन इंश्योर्ड। और आपने, जो कोई व्यक्ति गलत देता है, गलत बयान देता है, प्रकट, तो दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी मिस रिप्रेजेंटेशन भी होता है, मतलब उन्होंने सही बात नहीं बताया। तो आप समझ गए, रिप्रेजेंटेशन प्रकट करना, या अप्रकटन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपने जो है, क्लाइंट ने सही बात प्रस्ताव पत्र में या इंफॉर्मेशन बीमाकर्ता के सामने नहीं रखा, तो दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। प्रकटन आप समझ गए, रिप्रेजेंटेशन, प्रकटन, अप्रकटन, मिस रिप्रेजेंटेशन। और मटीरियल मिस रिप्रेजेंटेशन होने से, मतलब मटीरियल मिस रिप्रेजेंटेशन अगर कहते हैं तो ये हुआ ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन जिससे बीमाकर्ता के डिसीजन अफेक्टेड हो रहा है। मतलब अगर हम ये बात बताते तो शायद हमें बीमा ना मिलता, तो ये मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। और कभी कभी कंसीलमेंट, लोग जानबूझ करके कुछ फैक्ट को छिपाते हैं, हाँ, इसे कंसीलमेंट कहते हैं। और कभी कभी ये जो रिप्रेजेंटेशन, प्रकटन होता है, वो जानबूझकर किया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का उम्र 51 ईयर्स है और जो पॉलिसी वो लेने वाला है उसे पता चलता है तो 50 ईयर्स के से ऊपर वाले को मिलेगा ही नहीं, और ही इज़ इंटरेस्टेड टू टेक दिस पॉलिसी। तो वो क्या करेगा कि अपने एज को, मान लीजिए अगर वो फ्रॉड करके अपने एज प्रूफ में कुछ छेड़छाड़ करता है, तो दैट इज
तो ये जो है फ्रॉड हो गया। और कोई व्यक्ति कभी कभी अनजाने में भी मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, अप्रकटन उसके साथ अनजाने में भी होता है, वो उसे समझ में नहीं आता कि ये बात बताना ज़रूरी है। तो अनजाने में अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, अप्रकटन होता है, तो ये हाँ, ये इंटेंशनल नहीं है। हाँ, तो दोनों तरह से आपका एक फ्रॉड भी हो सकता है या एक आपका बिना इंटेंशन का भी मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे कोई पेरेंट्स घर में बैठे हुए हैं, उनके सामने कोई पॉलिसी हमारी हो रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप तंबाकू यूज़ करते हैं, तो हमने कह दिया चूँकि हमें पेरेंट्स से के सामने हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो मैंने कह दिया उनसे, उनके लिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देना, पर मैंने चूँकि अपने पेरेंट्स सामने थे तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तंबाकू का सेवन नहीं करता हूँ। तो ये एक मतलब ये फ्रॉड नहीं है, दिस इज़ कोई इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ ये। तो इस तरह से आप परम सद्भाव के सिद्धांत को आप समझ गए, परम सद्भाव का सिद्धांत। अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कैसे भिन्न है? ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट परम सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि कस्टमर का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, यानी प्रस्ताव पत्र में जो उन्होंने सारभूत तथ्य प्रकट किया है वो सही नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है, हाँ, तो क्या होगा? तो हम जानते हैं ऐसी स्थिति में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, शून्यकरण हो जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास एक पावर है, दैट इज कॉल्ड इनकंटेस्टेबल, निर्विवादिता खंड, इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज। अगर 2 वर्ष के अंदर उन्हें पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारे साथ परम सद्भाव का उल्लंघन किया गया है, कस्टमर के द्वारा, इंश्योर्ड के द्वारा उन्होंने हमें मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या फ्रॉड किया है या कंसीलमेंट हुआ है हमारे साथ, उन्होंने सारभूत तथ्य को छिपाया है जानबूझकर, हाँ, सारभूत तथ्य को छिपाया है या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या फ्रॉड किया है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अगर 2 वर्ष के अंदर ये जानकारी मिलती है तो वो हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं और हमारा सारा प्रीमियम भी, जो प्रीमियम हमने अभी तक पे किया है, उसे भी जब्त कर सकते हैं। तो ये क्लॉज ये क्लॉज दिया गया है बीमाकर्ता को, इंश्योरर को एक पावर दिया गया है कि 2 वर्ष के अंदर यदि आपको पता चलता है कि आपके साथ क्लाइंट ने, क्योंकि मैंने पहले बताया कैविएट एम्प्टर, क्रेता सावधान का सिद्धांत यहाँ इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि जो सेलर है, जो विक्रेता हैं, उन्हें अधिक डर है कि कस्टमर उनके साथ धोखा कर सकता है। तो उनको ये पावर दिया गया 2 वर्ष का कि अगर 2 वर्ष के अंदर आपको ये पता चलता है कि आप जीवन बीमा के क्षेत्र में, क्योंकि जीवन बीमा में अगर कोई धोखा होता है, कोई बड़ा फ्रॉड होता है, तो उसमें बहुत अधिक संभावना ये होती है कि उनका अर्ली डेथ हो, मतलब 1-2 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पता चल गया, आप बीमाकर्ता को जानकारी मिली कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है, मतलब मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, धोखा किया है, सारभूत तथ्य को छिपाया है, मटेरियल फैक्ट्स को छिपाया है, और तो ऐसी स्थिति में वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर देगी और उसका सारा प्रीमियम भी जब्त कर लेगी। ये पावर इंश्योरेंस कंपनी को 2 वर्ष के अंदर तक ही दिया गया। जब आप नई पॉलिसी ले रहे हैं वहाँ से 2 वर्ष के अंदर, या फिर जब आपने कोई पॉलिसी आपकी बंद हो गई फिर से आपने चालू कराया है बाद में, तो वहाँ से भी फिर ये जो बताया मैंने निर्विवादिता खंड, इनकॉन्टेस्टेबल क्लॉज या इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज जो है, ये आपको वहाँ से भी रिवाइवल जब आप कराएं, पॉलिसी को पुनर्जीवित कराएं, बंद पॉलिसी को फिर से आपने चालू कराया, वहाँ से भी ये इनकॉन्टेस्टेबल क्लॉज लागू हो जाता है। और फिर 2 वर्ष के अंदर अगर कस्टमर, बीमाकर्ता को पता चलता है कि उसको ये रिवाइवल कराते समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो उन्हें बीमाकर्ता को ये पावर है कि वो इनकॉन्टेस्टेबल क्लॉज के तहत, निर्विवादिता खंड के तहत, इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज के तहत इसको
रद्द कर सकती है और सारा प्रीमियम भी जब्त कर लेगी। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, चूँकि हम जानते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में परम सद्भाव का उल्लंघन हुआ है तो ये नल एंड वॉइड हो जाता है। तो नल एंड वॉइड हो गया और प्रीमियम भी जब्त करने का पावर 2 वर्ष तक दिया गया है। लेकिन चूँकि अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष तक जीवित रह गया तो ये संभावना है कि बहुत बड़ा उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई क्या, क्योंकि अगर उसे पहले से पता है कि मरने वाला है और मुझे बीमा करा के इसका अनड्यू एडवांटेज लेना है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर डेथ हो जाएगा। इसीलिए 2 वर्ष का ये समय दिया गया इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज के लिए, निर्विवादिता खंड के लिए, कि 2 वर्ष तक अगर वो है कस्टमर का डेथ होता है या बीमाकर्ता को, इंश्योरर को ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने हमारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन के सारभूत तथ्य को छिपाया है या परम सद्भाव का उल्लंघन किया है, मतलब या फ्रॉड किया है, तो वो इसको नल एंड वॉइड करके प्रीमियम भी जब्त कर सकती है। लेकिन अगर 2 वर्ष बीत गया तो फिर वो कोई कॉन्टेस्ट, कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकती, कोई विवाद नहीं कर सकती है। वो आमतौर पर ये रूल है, इसीलिए इस क्लॉज को इंडिस्प्यूटेबल या निर्विवादिता खंड कहते हैं। ये निर्विवादिता खंड 2 वर्ष अगर पूरा हो गया तो कोई फिर विवाद का विषय नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर 2 से 3 वर्ष के बीच में अगर मृत्यु होती है या फिर उन्हें पता चलता है कुछ कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है या सारभूत तथ्य का उल्लंघन हुआ है, तो उन्हें साबित करना पड़ता है, इसको प्रूव करना पड़ता है। लेकिन 2 वर्ष तक ये इनकॉन्टेस्टेबल क्लॉज 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष तक अगर उन्हें पता चलता है तो आप ये पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाती है और प्रीमियम भी हमारा जब्त हो जाता है। ये पावर इंश्योरर को, बीमाकर्ता को, बीमा कंपनी के पास है। और अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, अगर बीमाकर्ता ने हमारे साथ परम सद्भाव का उल्लंघन किया है, क्योंकि हम जानते हैं ये परम सद्भाव का सिद्धांत दोनों ही पार्टी पर एप्लीकेबल है। अगर बीमाकर्ता ने हमें कस्टमर को, इंश्योर्ड को सही तथ्य उनके सामने नहीं रखा पॉलिसी लेते समय और बाद में उन्हें पता चला, बाद में कैसे पता चला, जब वो उन्हें पॉलिसी बॉन्ड मिलता है, पॉलिसी दस्तावेज मिलता है, तो ये IRDA का रूल है कि उस पॉलिसी दस्तावेज में आपको, पॉलिसी बॉन्ड में आपको आपके पॉलिसी से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, सब सारे तथ्य को आप सही से लिखना है। अगर आपका कोई भी उसमें आपने मतलब जटिल भाषा का प्रयोग करके कस्टमर को उलझाने का कोशिश किया, उस आप पॉलिसी देते समय तो बात में उलझा सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी दस्तावेज जो दिए उसमें बहुत सरल भाषा में आपको सारा रूल्स रेगुलेशन लिख के देना है, अगर कोई जटिल भाषा या किसी चीज़ को आपने उसमें स्केप जिक्र नहीं किया, इस डर से कि कस्टमर हो सकता है इससे हमारा वो कस्टमर को ये एक्सेप्ट ना हो, तो अगर कस्टमर आपके अगेंस्ट में कोर्ट में जाएगा और देखता है कि आपने कस्टमर को उलझाने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया है, तो ये कस्टमर के फेवर में जाएगा और बीमाकर्ता के अगेंस्ट जाएगा। इसलिए बहुत सरल भाषा में IRDA के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्हें पॉलिसी दस्तावेज में, यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सारे फैक्ट्स को, सारे तथ्यों को लिख के सही से देना पड़ता है। और कस्टमर के पास जब वो पॉलिसी दस्तावेज आती है, हो सकता है उन्हें तुरंत मिले पॉलिसी डॉक्यूमेंट या 6 महीने, 3 महीने के बाद भी मिले। जब भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आता है, 15 डेज तक उस पॉलिसी को वो कूलिंग ऑफ करा सकते हैं। अगर कस्टमर को ये पता चलता है कि उन्होंने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद जब वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये इसमें जो तथ्य हमें बताया गया था पॉलिसी देते समय, जो प्रोस्पेक्टस वगैरह में जिस तरह से चीज़ों को रखा गया था, क्योंकि IRDA का इंस्ट्रक्शन है कि जब आप पॉलिसी दे रहे हैं कस्टमर को, उस समय आपको एक प्रोस्पेक्टस देना है उनको। तो प्रोस्पेक्टस वगैरह में यह समझाया गया था, कुछ और बात थी, और यहाँ जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला है हमें, हाँ, ये इसके जो कंडीशंस हैं वो कुछ और हैं, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, और हमें गुस्सा है, तो हम उस पॉलिसी को 15 दिन के अंदर, पॉलिसी बॉन्ड रिसीव होने के 15 डेज के अंदर, हम फ्री लुक पीरियड दिया गया है हमें, फ्री लुक पीरियड 15 डेज तक हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, उस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। हमें सारा प्रीमियम वापस मिल जाएगा, और जो भी
सारा प्रीमियम वापस मिलेगा। सिर्फ मेडिकल वगैरह में अगर थोड़ा खर्च हुआ है वो काट लिया जाएगा। और पॉलिसी बॉन्ड जो होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसमें स्टैम्प के कुछ चार्जेस लगते हैं। चूँकि पॉलिसी बॉन्ड भी आपका बन गया है तो वो चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी काट सकती है। और उन्होंने अगर डॉक्टर को कोई पैसा चार्ज दिया हो इंश्योरेंस कंपनी आपके पॉलिसी के टाइम में, फिर तो डॉक्टर से वापस पैसा आएगा नहीं, इसलिए वो चार्ज उसमें काटा जा सकता है। और फिर जितने पीरियड के लिए आपका रिस्क कवर रहा, मान लीजिए आपके पास 2 महीने के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया और आपने 15 डेज, इतने दिन तक आपका रिस्क कवर, इतने पीरियड में अगर आप अगर कस्टमर का, क्लाइंट का, इंश्योर्ड का डेथ हो जाता तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को, बीमाकर्ता को उनको पैसा देना पड़ता। इसीलिए इतने पीरियड का जो प्रपोर्शनेट अनुपातिक प्रीमियम है वो काट करके वो बाकी सारा पैसा उनको वापस कर देंगे फ्री लुक पीरियड के अंतर्गत। फ्री लुक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्री लुक पीरियड कितने दिन का है? 15 डेज का, 15 दिनों का है फ्री लुक पीरियड। कहाँ से 15 दिन? जिस दिन से आपको पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त हुआ है। जब हमारी पॉलिसी होती है शुरू में तो हमें एक प्रथम प्रीमियम रसीद, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट मिलता है। फर्स्ट प्रीमियम रिसीट में रूल्स रेगुलेशन नहीं, कंडीशंस नहीं लिखे, वो छोटा सा एक रसीद होता है। लेकिन हमें जब पॉलिसी दस्तावेज, पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है तो उसमें सारे रूल्स रेगुलेशन IRDA के हिसाब से एकदम सरल भाषा में, जटिल भाषा में नहीं। और कोई भी रूल्स को आपने अगर छोड़ा या जटिल भाषा का प्रयोग किया जो कस्टमर को उलझाने के लिए आपने ऐसा इंटेंशनली किया है, तो अगर कोई कस्टमर केस करेगा तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी हार जाएगी। इसलिए इसे बहुत ही सारी चीज़ों को सरल भाषा में रखना पड़ता है। और कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट, कोई भी इंश्योर्ड उसको पढ़ेगा डॉक्यूमेंट मिलने के बाद, और 15 दिन का उसको फ्री लुक पीरियड दिया गया। फ्री लुक, मुफ्त दर्शन, 15 दिन के अंदर अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फ्री लुक पीरियड के अंतर्गत वो पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उस पॉलिसी को वो कैंसिल कर सकता है। सारा पैसा उसे वापस मिल जाएगा। क्या क्या थोड़ा थोड़ा कटेगा, क्या मेडिकल में थोड़ा बहुत खर्च हुआ है वो कटेगा, जितने दिन तक उनका रिस्क कवर है उसका अनुपातिक प्रीमियम, प्रोपोर्शनेट प्रीमियम कटेगा। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो स्टैम्प लगा, स्टैम्प के चार्जेस कटेंगे। तो बाकी सारा पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। तो एक फ्री लुक पीरियड की सुविधा कस्टमर को दी गई है अगर उनके साथ परम सद्भाव का उल्लंघन हुआ है। और यदि बीमाकर्ता के साथ कस्टमर ने परम सद्भाव का उल्लंघन किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, या क्या फ्रॉड किया है, या सारभूत तथ्य को छिपाया है, मटेरियल फैक्ट्स को छिपाया है, कंसीलमेंट किया है, तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष के अंदर अगर बीमाकर्ता को, इंश्योरर को ये पता चलता है कि आपने कंसीलमेंट किया है, फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो आपका मटेरियल फैक्ट्स को, सारभूत तथ्य को आपने छिपाया है, तो आपका ये नल एंड वॉइड हो जाएगा और सारा प्रीमियम भी जब्त हो जाएगा। ये निर्विवादिता खंड है। इनडिस्प्यूटेबल क्लॉज 2 वर्ष के लिए होता है। इनडिस्प्यूटेबल क्लॉज ये हमारी बीमा का जो नियम है 1938 के धारा 45 में इसका वर्णन है। आपको अगर निर्विवादिता खंड, इनकॉन्टेस्टेबल क्लॉज, इनडिस्प्यूटेबल क्लॉज, अगर 2 वर्ष के अंदर बीमाकर्ता को, बीमा कंपनी को, इंश्योरर को ये पता चलता है कि आपने सारभूत तथ्य को छिपाया है, मटेरियल फैक्ट्स को छिपाया है, ऐसे तथ्यों को छिपाया है जिससे बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित हो सकता था, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रीमियम भी जब्त हो जाएगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये है, दोनों ही पार्टी को परम सद्भाव का पालन करना चाहिए, सारभूत तथ्य को प्रकट करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, प्रकटन यानी रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, अप्रकटन नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी मटेरियल फैक्ट्स को छिपाना नहीं चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम पॉलिसी लेते समय बीइंग अ कस्टमर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी 2 वर्ष के अंदर उनको पावर है कि वो हमारा प्रीमियम भी जब्त कर लेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अगर इंश्योरर ने, बीमाकर्ता ने परम सद्भाव का पालन नहीं किया है, सारे तथ्य को, सारे उनकी पॉलिसी के जो सारे फैक्ट्स हैं उनको सही हमारे सामने प्रोस्पेक्टस के द्वारा या अन्य रूल्स के हिसाब, IRDA के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे सामने नहीं रखा है, तो हम 15 दिन के अंदर पॉलिसी बॉन्ड मिलने, पॉलिसी दस्तावेज
पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिनों के अंदर हम कूलिंग ऑफ करा सकते हैं। फ्री लुक पीरियड हमको दिया गया, फ्री लुक पीरियड दिया गया 15 दिनों का। पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों तक हम उसे फ्री लुक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पावर कस्टमर को भी दिया गया है। इसके साथ अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जानते हैं ये इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोगों ने कोल में देखा था, हम लोग जो पढ़े थे कोल में हम लोग देखे थे लीगल पर्पस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी समझौता कॉन्ट्रैक्ट का रूप तभी ले सकता है, कानूनी रूप तभी ले सकता है, कानूनी रूप से दोनों ही पक्षों पर बाइंडिंग तभी हो सकता है जब उसका पर्पस लीगल हो। मैंने किसी को रिश्वत दिया, उसके बदले में कोई काम कर लेना है, ये समझौता ही रह सकता है मौखिक रूप से। हम इसे कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते क्योंकि इसका पर्पस लीगल नहीं है। पर्पस लीगल होना चाहिए। और रिश्वत जो है एक लीगल कंसिडरेशन भी नहीं है, एक प्रतिफल। रिश्वत जो है वो एक लीगल प्रतिफल नहीं है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ प्रतिफल देगा। तो ये जैसे इंश्योरेंस में कस्टमर प्रीमियम दे रहा है और वो बीमा करता या इंश्योरर आपको प्रॉमिस कर रहा है, तो ये वैलिड प्रतिफल है, वैलिड कंसिडरेशन है। तो ये हम लोग अब लीगल पर्पस के बारे में पढ़ेंगे, ये समझेंगे। हम जानते हैं जुआ, दैट इज गैम्बलिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता है क्योंकि इसका पर्पस लीगल नहीं है। हमारे कंट्री में, हमारे देश में जुआ एक लीगल नहीं है, इसीलिए इसका जुआ इसे हम कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में भी अगर एक एलिमेंट हमें इंश्योरेंस में समझना होता है, जैसे आपने परम सद्भाव को समझा, अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भाव को अभी समझा आपने कि दोनों ही पार्टी पर परम सद्भाव लागू होता है और बड़े ही ईमानदारी से दोनों ही पार्टी को परम सद्भाव का पालन करना चाहिए। सारभूत तथ्यों का प्रकट करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन सही करना चाहिए, क्योंकि यदि कस्टमर, क्लाइंट, इंश्योर्ड अगर परम सद्भाव का पालन नहीं करेंगे तो उनको निर्विवादिता खंड के तहत 2 वर्ष के अंदर प्रीमियम, ये कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो जाएगा और प्रीमियम भी उनका जब्त हो सकता है। इसीलिए उनको ज़रूर परम सद्भाव का पालन करना चाहिए और बीमाकर्ता को भी करना चाहिए, क्योंकि उनका कूलिंग ऑफ मुफ्त दर्शन का समय दिया गया कस्टमर को 15 दिनों का मुफ्त दर्शन, पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने से 15 दिनों तक मुफ्त दर्शन का समय दिया गया। इसलिए दोनों ही पार्टी को परम सद्भाव का सिद्धांत जरूर पालन करना चाहिए। दूसरा टर्म जो हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में समझेंगे, दैट इज बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित, ये हमें ये बीमा योग्य हित ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बीमा योग्य हित यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को, जीवन बीमा के कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाता है। दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा के कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाता है। ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? बीमा योग्य हित, हिंदी में कहते हैं इसे बीमा योग्य हित। जैसे हमने परम सद्भाव को समझा, उसी शिद्दत से हमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट को भी समझना पड़ेगा कि ये आखिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित क्या है। एक्चुअली किसी भी संपत्ति, किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ का हम बीमा करते हैं तो हमें देखना ये होता है कि उस चीज़ के निरंतरता में किसी का हित होना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस चीज़ का बीमा हो रहा है, किसी व्यक्ति का या वस्तु का, संपत्ति का बीमा हो रहा है, तो उस व्यक्ति या संपत्ति के नहीं रहने से या उस व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंचने से किसे क्षति हो रहा है, और उसके रहने से, उस व्यक्ति के या उस संपत्ति के रहने से किस व्यक्ति को या किन व्यक्तियों को फायदा हो रहा है, आर्थिक रूप से जो फायदा ले पा रहे हैं उस व्यक्ति या संपत्ति का, ये हमें देखना होता है। मतलब जिस चीज का बीमा हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो या संपत्ति हो, उनके रहने से, उनके निरंतरता से, उनके जीवित रहने से, उनके सही सलामत रहने से किनको आर्थिक लाभ हो रहा है और उनको क्षति पहुंचने से, उनकी उस व्यक्ति की मृत्यु होने से या उस संपत्ति के नुकसान होने से किनको आर्थिक क्षति पहुंच रहा है। ये जो एक रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड
बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो अगर बीमा में लीगल, कानूनी तभी होगा जब उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, जैसे बीमा योग्य हित हो। तो खास करके जब हम नॉमिनी बनाते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को नॉमिनी हम बना सकते हैं जिसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जैसे अपनी वाइफ को बनाते हैं, हम अपने बच्चों को बनाते हैं, उनमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा डेथ होता है तो हम उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचता है क्योंकि वो हमारे ऊपर आश्रित हैं, और अगर हम जीवित हैं, हम निरंतर बने हुए हैं, तो उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है। और इसीलिए हम उन्हीं को नॉमिनी बना सकते हैं जिनमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। और अगर इंश्योरेबल, इसलिए बीमा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही बीमा को एक लीगल रूप देता है। तो हमें अब ये समझना है कि हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होता है। जैसे हमारे खुद में हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, असीमित है। कहते हैं कि खुद में इंश्योरेबल इंटरेस्ट असीमित है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसका डेथ हो। असीमित है, अनलिमिटेड है, खुद में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। उसके बाद और कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं हमारा डेथ हो? हमारी वाइफ हैं, क्योंकि हमारे रहने से उनको आर्थिक लाभ है, और हमारे बच्चे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे रहने से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, तो इनमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दो तरह के रिलेशन को देखा जा रहा है। एक हमारा एक कानूनी रिलेशन होना चाहिए, जैसे पेरेंट्स हैं उनके साथ हमारा कानूनी रिलेशन है। अगर पेरेंट्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर आर्थिक रूप से आश्रित हैं, तो वो उनमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। वाइफ हमारी है, उनमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। खुद में सबसे अधिक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वाइफ या बच्चे कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक बीमा के लिए, एक पॉलिसी की रकम को पाने के लिए उनके पति का डेथ हो और बीमा की रकम उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि उस पति के जीवित रहने से उनको अधिक आर्थिक लाभ है। पूरे लाइफ आर्थिक इस दृष्टिकोण से इंश्योरेंस कंपनी देखती है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखती है। और तो एक आर्थिक संबंध होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए, साथ में एक लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की कोई फियांसी है, अभी शादी 1-2 महीने में होने वाली है, मंगेतर है, तो मंगेतर को कहेंगे भाई ये तो मेरे ऊपर आर्थिक रूप से पूरे लाइफ के लिए आश्रित होने वाली है, तो इसको हम नॉमिनी बनाते नहीं। आर्थिक रूप से आश्रित होने वाली हैं, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए और एक आर्थिक रिलेशनशिप भी होना चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए कोई बच्चा है हमारा, जो कि हमसे कोई रिलेटिव नहीं है, हम रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उसको पाल पोस करके पढ़ा लिखा रहे हैं, उसके एजुकेशन, उसके फ्यूचर को सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन ही कैन नॉट बिकम माई नॉमिनी, क्योंकि हमारा कोई कानूनी रिलेशनशिप नहीं। वही यदि हमने कानूनी रूप से उसे अडॉप्ट किया हुआ है लीगल पेपर के साथ, फिर हम उसे नॉमिनी बना सकते हैं। तो एक लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए और आर्थिक रूप से वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी हम नॉमिनी बनाते हैं। तो ये बेसिक इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट यदि हमारे रहने से जिसे आर्थिक लाभ हो रहा है और हमारे नहीं रहने से जिसे आर्थिक क्षति हो रही है, वो हमारा वो उनमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और तो इस बीमा के लिए, जीवन बीमा में खास करके इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेते समय देखा जाता है। जब आप पॉलिसी परचेस कर रहे हैं उस समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहना ज़रूरी है। आगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में क्या है, आप पॉलिसी जब परचेस कर रहे हैं और जब पॉलिसी का क्लेम जब आता है, तभी भी देखा जाता है कि वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट को चेक किया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए गैर जीवन बीमा की बात करें, मैंने अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, तो पॉलिसी लेते समय उन्होंने देखा उसका ऑनर बुक में मेरा नाम है, ठीक है, मेरे नाम से पॉलिसी हुई,
और इस बीच में मैंने उस बाइक को सेल कर दिया। और जब हम पॉलिसी तो मेरे नाम से है, लेकिन जब क्लेम आया तो फिर उस समय वो उस समय का जो ऑनर बुक है वो देखती है, तो उसमें पता चलता है कि तो ट्रांसफ़र होकर के दूसरे आदमी के नाम से, तो उनको तो मुझे ये क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में दोनों ही समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, साधारण बीमा में जब किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी की जो बीमा करते हैं उसमें आपको पॉलिसी लेते समय भी और क्लेम के जब दावा उत्पन्न होता है उस समय भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है। लेकिन हमारे जीवन बीमा में सिर्फ पॉलिसी लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट उपस्थित रहना, मौजूद रहना ज़रूरी है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप समझ गए, जिसे हमारे रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है और जिसे हमारे नहीं रहने से आर्थिक क्षति हो रहा है, या हमें तो ऐसे ऐसे लोगों में, इन लोगों में हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। हमारे खुद में सबसे अधिक हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है स्वयं में, और पति पत्नी बच्चे इनमें तो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही। साथ में अगर हम किसी से ऋण, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, तो हमारा डेथ हो 20 लाख रुपए का मैंने बैंक से किसी भी संस्था से या व्यक्ति से हमने लोन लिया हुआ है, तो हमारे डेथ होने से उनको 20 लाख जितना भी मैंने लोन लिया हुआ है उसका क्षति पहुंच सकता है। तो हमारे नहीं रहने से उनको आर्थिक क्षति पहुंचेगी और हमारे रहने से उनको आर्थिक लाभ है। तो ये लेनदार देनदार जो हैं, डेटर और क्रेडिटर, इनके बीच में भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जो सिर्फ ये क्योंकि वो भी एक रिलेशन हुआ, क्योंकि हमने पेपर पे लोन लिया हुआ है, तो ये हमारा रिलेशनशिप है। डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, तो क्रेडिटर का डेटर के ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेनदार का देनदार के ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। वो मेरे नाम से पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे रहने से उनको लाभ है और हमारे नहीं रहने से उनको क्षति पहुंचने वाला है, इसीलिए ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। उसी तरह एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, नियोक्ता और कर्मचारी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कोई मुख्य एम्प्लॉय है, मान लीजिए कोई मुख्य व्यक्ति है आपकी कंपनी में, जो सारा बहुत काम आपका संभालता है, उसका अगर डेथ हो जाए तो अचानक से आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ये इंश्योरेबल, उसमें उसके नाम से भी आप एक पॉलिसी लेकर ले सकते हैं, क्योंकि उसके नहीं रहने से आपको क्षति पहुंचेगा और उसके रहने से आपको आर्थिक लाभ पहुंच रहा है, और आप दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है, वो है एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। हमारे एम्प्लॉयर का भी अगर डेथ हो जाए तो हमें, तो एम्प्लॉय हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, तो सारे एम्प्लॉय मिलकर एम्प्लॉयर के नाम से भी एक इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसी तरह खास करके एम्प्लॉयज़ जो हैं, आमतौर पर उनका जो मुख्य व्यक्ति होता है, की मैन जो होता है, उनका जो की मैन एम्प्लॉय होता है, की मैन एम्प्लॉय के नाम से वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये आपने देखा, एक हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता, इसके अलावा क्रेडिटर डेटर, जैसे लोन लिया हुआ है मैंने बैंक से, तो उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो हमारे नाम से इंश्योरेंस ले सकते हैं। वैसे फिर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, एक दूसरे को आर्थिक क्षति पहुंचता है। वैसे बिजनेस पार्टनर्स हैं, दो बिजनेस पार्टनर्स मिलकर के काम कर रहे हैं, एक बिजनेस पार्टनर के डेथ होने से उनका बिजनेस बंद हो सकता है, इस तरह की का एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। ये सारे जगह हैं जहाँ पर आमतौर पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैं, और तो मुझे लगता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी बहुत हद तक आप समझ गए होंगे, और ये परम सद्भाव, अटमोस्ट गुड फेथ और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित, ये इन चीज़ों को समझना आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को आप निश्चित रूप से अच्छे से समझने की कोशिश कर लीजिए। और अब हम लोग ये जानेंगे किस तरह से ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस में आप जानते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक जनरल इंश्योरेंस है। तो जनरल इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी बेस्ड है, मतलब क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जितना क्षति होगा उतना ही आपको देगा वो जनरल इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट। और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये एश्योरेंस, ये वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्टेटेड अमाउंट, एक तय अमाउंट, एक निश्चित रकम जो आपसे वादा किया गया है यहाँ पर, इसीलिए इसको जिसके लिए आपने पे किया है वो रकम आपको लाइफ इंश्योरेंस में दिया जाता है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है, ये जनरल इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है।
यानी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हमारे कार का इंश्योरेंस है और कार का दुर्घटनाग्रस्त होता है और हमें 25,000 रुपये का खर्चा आता है उसमें, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें, जनरल इंश्योरेंस कंपनी 25,000 रुपये देगी, जबकि मेरे कार का इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का था। लेकिन वो जो वास्तविक खर्चा है, जो क्षति हुआ है, वो क्षतिपूर्ति होता है जनरल इंश्योरेंस में, जब हम किसी संपत्ति की बीमा करते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में किसी व्यक्ति का, मनुष्य का बीमा होता है और किसी व्यक्ति का मूल्य लगाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति पर आधारित नहीं है। जीवन बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट है। वैल्यू, जितना आप मूल्य दिए हैं, जितना वैल्यू आप पे कर रहे हैं और जितना वैल्यू उन्होंने एश्योरेंस आपको दिया है, वादा किया है, तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन बीमा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आश्वासन पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट है, या वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप इसे। वैल्यू, जो वैल्यू आपने पे किया, जो आश्वासन, हाँ, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट है, और गैर जीवन बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। और इसके बाद इस तरह से हम देखते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस टॉपिक को बहुत हद तक हम समझ गए, और मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं, जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग हित, अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भाव, इन चीज़ों को आप समझ जाते हैं, और कोल का जो मैंने फार्मूला दिया, CCOL, कोल, उस एक्रोनिम को आप सही ढंग से अगर समझ जाते हैं कि एक बीमा में क्या है, दो कॉम्पिटेंट पार्टी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 और मोर देन 2 कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, इंश्योरेंस में भी है। और एक पार्टी ऑफर करेगा, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में कौन ऑफर कर रहा है, कस्टमर ऑफर कर रहा है, और इंश्योरर जो हैं, बीमा करता, बीमा कंपनी उसे एक्सेप्ट कर रही है। और कंसिडरेशन होना चाहिए, हमने देखा सी कंसिडरेशन, यानी दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ प्रतिफल देगा, कंसिडरेशन में प्रतिफल देगा। ग्राहक क्या प्रतिफल देता है, प्रीमियम देता है, और जो इंश्योरर हैं, बीमा कंपनी है, बीमा करता है, वो क्या प्रतिफल देते हैं, वो प्रतिफल के रूप में आपको आश्वासन देते हैं कि आपको ये घटना घटित होने से, जो आपदा का आपने इंश्योरेंस किया है, उस घटित होने से आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो ये दोनों के द्वारा दिया गया प्रतिफल है। उसके मतैक्य होना चाहिए, दोनों ही पक्ष जो है उसके कंडीशंस को उसी अर्थ में समझना चाहिए, दोनों का समझने का जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ लिख कर कंडीशन दिया, मैं उसका कुछ और मतलब निकाल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नहीं, मतलब दोनों से मतैक्य होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, दोनों एक ही अंदाज में, एक ही अंडरस्टैंडिंग के साथ उस सारे कंडीशन को समझें, ऐसा होना चाहिए। तो ये आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे लगता है कि इतना बहुत है आपके लिए, बहुत मदद करेगा जो भी हम लोगों ने सीखा। बस 1-2 पॉइंट हम थोड़ा एक्स्ट्रा अगर इसमें कर लें, ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये दूसरी कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा भिन्न है, उसमें 1-2 पॉइंट और रह जाते हैं। वो ये है कि ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक तरफा से हमारा, यूनिलैटरल से हमारा मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट, हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो समझौता जो कि सभी पार्टी पर कानूनी रूप से बाध्य हो। लेकिन इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा, हमने 15 साल की पॉलिसी ली मान लीजिए, और हम प्रीमियम दे रहे हैं। अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो बीमा करता, यानी इंश्योरर, बीमा करता, इंश्योरर के ऊपर तो ये लीगली बाइंडिंग है कि यदि हमने प्रीमियम पे किया तो आपने क्लेम देना है, सारा कुछ ठीक है तो। लेकिन इंश्योर्ड जो है, दूसरा पार्टी, दूसरा पक्ष जो इंश्योर्ड है, उसके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। वो किसी भी समय इस पॉलिसी से, इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है। उसे ये नहीं कहा जाएगा भाई आपने 15 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 15 वर्ष यू आर फोर्स्ड टू पे द प्रीमियम फॉर 15 ईयर्स। वो उनके ऊपर बाइंडिंग, कस्टमर के ऊपर, इंश्योर्ड के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। इंश्योरर बीमाकर्ता के ऊपर बाइंडिंग है। यदि इंश्योर्ड ने प्रीमियम पे किया है तो यू हैव टू पे द क्लेम। पर इंश्योर्ड जो हैं वो किसी भी समय एग्जिट कर सकते हैं पॉलिसी से। वो ये नहीं कह सकते कि भैया आप
हाँ, अगर उनको प्रीमियम नहीं देना है तो इंश्योरर जो है, बीमा करता, आप उसको ये नहीं कह सकता है कि आपने 15 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट किया है, 15 वर्ष आपको प्रीमियम देना ही होगा। लेकिन अगर इंश्योर्ड ने प्रीमियम पे किया है तो इंश्योरर पीछे नहीं हट सकता है। या जब तक इंश्योर्ड जो है, बीमा ग्राहक, कस्टमर, पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देते जाएंगे तो इंश्योरर यानी बीमाकर्ता को उनको क्लेम देना पड़ेगा। तो ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरर जो है वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं, जबकि इंश्योर्ड जो हैं ग्राहक, वो किसी भी समय प्रीमियम देना छोड़ सकते हैं, उनके ऊपर कोई, हाँ, तो दिस इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये एक आम तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इक्वल वैल्यू का एक्सचेंज होता है। दोनों ही पार्टी इक्वल वैल्यू देता है। जो कंसिडरेशन की बात करते हैं, दोनों ही पार्टी इक्वल वैल्यू देता है। लेकिन जैसे हम एक ज़मीन खरीदते हैं मान लीजिए, तो वो जो उसका जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें जितना ज़मीन का वैल्यू है वो वैल्यू हम देते हैं, उतना ही वैल्यू का ज़मीन हमें मिलता है। तो ये इक्वल वैल्यू का, आमतौर पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इक्वल वैल्यू का एक्सचेंज होता है। लेकिन ये जो आपका इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इक्वल वैल्यू का एक्सचेंज नहीं होता है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू। क्यों? क्योंकि यदि हम मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी किए, प्रीमियम हम 11,000 दे रहे हैं मान लीजिए, तो हम प्रीमियम 11,000 दिए और हमारा डेथ हुआ तो हमारे नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिला। तो ये देयर इजंट एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम एलिटोरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एलिटोरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे इक्वल वैल्यू का एक्सचेंज नहीं है। तो हमने देखा ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से भिन्न कैसे है। ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ज़मीन अगर खरीदते हैं तो दोनों ही पार्टी में से फिर कोई पीछे नहीं हट सकता है। वो नहीं कह सकता आप हमको पैसा दीजिए, ज़मीन हम वापस करेंगे, या वो ये नहीं कहेगा कि आप ज़मीन हमको वापस करिए। नहीं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर कोई भी पार्टी पीछे नहीं जा सकता है। पर ये जो लाइफ इंश्योरेंस का जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनिलैटरल है। इंश्योरर जो है वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं, पर इंश्योर्ड जो है वो प्रीमियम देना छोड़ सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी समय बाहर हो सकते हैं वो। तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आपने, एलिटोरी कॉन्ट्रैक्ट आप समझ गए। एलिटोरी ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कैसे भिन्न है। ये एक एलिटोरी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर आप प्रीमियम एक इक्वल एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू नहीं है, मतलब इक्वल वैल्यू का एक्सचेंज नहीं है। दोनों, एक पार्टी प्रीमियम दे रहा है 11,000 रुपये, उसका डेथ हो गया, 10 लाख रुपए कंपनी दे रही है, या फिर कोई पार्टी 15 साल तक 11,000 रुपया दिया और उसका डेथ ही नहीं हुआ, टर्म इंश्योरेंस है तो उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू यहाँ नहीं है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एलिएटोरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद एक है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन भी कहते हैं इसे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन मतलब क्या हुआ कि ये जो बीमा हमने ये ऑफर कौन कर रहा है? कस्टमर ऑफर कर रहा है। ऑफर किया कि भाई हमें बीमा चाहिए, एक पॉलिसी इंश्योरेंस चाहिए मुझे। तो उन्होंने मुझे जो इंश्योरेंस दिया उसके जो कंडीशंस हैं वो उसके साथ हम बार्गेन नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपका ये प्रीमियम इतना नहीं इतना। ये बार्गेनिंग, या फिर आपका जो कंडीशन है ये कंडीशन नहीं होकर के कोई और कंडीशन हम लोग इसमें चेंज करते हैं थोड़ा, ये हम बार्गेन नहीं कर सकते हैं। ये जिस रूप में उसको एक्सेप्ट किया गया इंश्योरर के द्वारा, बीमाकर्ता के द्वारा, इंश्योरर के द्वारा जिस रूप में एक्सेप्ट किया गया उसी रूप में हमें वो स्वीकार करना पड़ता है। हम उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है, या तो भाई आप इसको मान लो या छोड़ दो। हाँ, टेक इट और लीव इट का सिद्धांत यहाँ पे, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन कहते हैं। एडिशन, एक बार आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरर ने, बीमाकर्ता ने जो तय किया, आप बीइंग अ कस्टमर आपको वो उस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एडहियर करना पड़ेगा। इधर आप छोड़ दीजिए उसे या फिर एडहियर करिए। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन। आपके पास ऑप्शन नहीं है उसे चेंज करने का, बार्गेन करने का, निगोशिएट करने का। कोई निगोशिएशन का दोनों के बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी कंडीशंस आपके सामने रखा गया आपको मानना पड़ेगा एज अ कस्टमर। तो ये दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये जो बीमा का लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन भी कहते हैं इसे, और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्योंकि कंडीशन अगर हम फुलफिल करेंगे, अगर हम प्रीमियम पे, ऐसा नहीं कि 15 ईयर्स का हमारा पॉलिसी हो गया जो 10 लाख रुपए देना है तो वो कभी भी डेथ होगा 10 लाख रुपए देगी, नहीं। अगर हम कंडीशन को फुलफिल नहीं किए,
जैसे मान लीजिए प्रीमियम पे नहीं किया, अगर प्रीमियम हमारा पे होगा, ये कंडीशन फुलफ़िल करना होगा तभी वो पे करेगी, या फिर उनका उनका कुछ एक्सक्लूजन्स था कि भाई आप सुसाइड करेंगे तो नहीं मिलेगा, या फिर कोई आप हज़ार्डस ऑक्यूपेशन में, कोई ख़तरनाक ऑक्यूपेशन या कोई ख़तरा वाला हॉबी में अगर आप जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं। आपको तो इसीलिए इसे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग सारा टॉपिक इस सब्जेक्ट पे कवर हो गया है। आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए और बहुत अच्छे से बार बार वीडियो देखकर आप निश्चित रूप से इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और IC38 जो आपका विषय वस्तु है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आप निश्चित रूप से ये परीक्षा पास करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।